चैप्टर नंबर 3 सर, डिमांड एनालिसिस, अगेन अ वेरी इजी एंड इंपॉर्टेंट चैप्टर। ये चैप्टर बहुत इजी है, पढ़िए। डिमांड क्या होता है? डिमांड कंस्टिट्यूट करने के लिए बेटा 3 एलिमेंट चाहिए रहते हैं। हम हमेशा बोलते हैं डिमांड में 2 एलिमेंट चाहिए। कौन कौन से सर? सबसे पहला है विलिंगनेस, जिसको बोलते हैं डिजायर, एंड दूसरा है एबिलिटी। हम 2 पॉइंट बोलते हैं, कौन कौन सा साहब? विलिंगनेस एंड एबिलिटी, यानी कि मेरे अंदर विलिंगनेस, डिजायर होनी चाहिए कमोडिटी को पाने की, और एबिलिटी भी होनी चाहिए। लेकिन तीसरा एलिमेंट क्या है सर? मेरे अंदर विलिंगनेस टू यूज दोस रिसोर्सेस होना चाहिए। फटाफट एक एग्जांपल लेते हैं सर। मेरे पास ना रोल्स रॉयस, ROLC, रोल्स रॉयस परचेज करने की डिजायर है, विलिंगनेस है, पर सर रिसोर्स नहीं है। क्या ये डिमांड कंस्टिट्यूट हो पाएगी? नहीं सर। सर मेरे पास लीकर परचेज करने के लिए रिसोर्स है सर, पैसे हैं, लेकिन लीकर कंज्यूम करने की विलिंगनेस या डिजायर है क्या? नहीं साहब, नहीं है। तो ये भी डिमांड कंस्टिट्यूट नहीं होगी। सर मेरे को लीकर परचेज भी करना है लेट से, और मेरे पास पैसे भी हैं, पर सर मेरे को पैसे खर्च करने की इच्छा नहीं है, तो भी डिमांड कंस्टिट्यूट नहीं होगी। तो कहते हैं टीचर लोग 2 एलिमेंट है, लेकिन बेसिकली 3 एलिमेंट है। पहला है विलिंगनेस, दैट मीन्स डिजायर, दूसरा है एबिलिटी यानी कि रिसोर्सेस, एंड थर्ड वन इज विलिंगनेस टू यूज दोस रिसोर्सेस। सर वो रिसोर्स यूज करने की भी तो इच्छा होनी चाहिए ना, इसको बोलते हैं डिमांड। डिमांड इज डिटरमाइंड एट सर्टन प्राइस, जिसको प्राइस डिमांड बोलते हैं अपन, प्राइस इलास्टिसिटी कैलकुलेट करते हैं। इट इज डिपेंडेंट ऑन प्लेस, इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम। सो डिमांड इज डिटरमाइंड एट सर्टन प्लेस, सर्टन प्राइस एंड सर्टन टाइम। आई होप इट इज क्लियर बेटा। कोई डाउट रहेगी तो आप नोट डाउन करिएगा, मुझसे एंड में पूछ लीजिएगा। फटाफट लाइक ठोकिए। हाँ जी, ओके। नाउ ये पॉइंट तो बहुत सिंपल था सर। डिमांड मीन्स विलिंगनेस प्लस एबिलिटी प्लस विलिंगनेस टू यूज दोस रिसोर्सेस। सर वो रिसोर्स यूज करने की भी इच्छा चाहिए। डिमांड इज एक्सप्रेस एट सर्टन प्लेस, सर्टन प्राइस, सर्टन टाइम। टाइप्स, हाँ, डिमांड इज अ फ्लो कंसेप्ट। साहब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक जितनी की जितनी डिमांड आई होगी टोटल में, उन सबका टोटल लेता हूं। मैं थोड़ी ऐसा करता हूं सिर्फ 31 मार्च को मेरी जितनी डिमांड आई, 31 मार्च को जितनी डिमांड आई, मैं बोल रहा हूं कि भाई इतनी ही मेरे प्रोडक्ट की डिमांड है। फॉर एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स साहब बैठे हैं। स्टीव जॉब्स साहब बोल रहे हैं कि 1 अप्रैल से लेकर 30 मार्च तक मैंने 5 करोड़ यूनिट बेचे, 5 करोड़ यूनिट बेचे, लेकिन 31 मार्च को बैलेंस शीट क्लोज कर रहा था, उस दिन 0 यूनिट बिके। तो स्टीव जॉब से पूछा आपके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, क्या वो 0 बोलेंगे या 5 करोड़ प्लस 0? 5 करोड़ बोलेंगे, 5 करोड़ बोलेंगे सर। वो पूरे पीरियड ऑफ टाइम का डेटा मेजर करेंगे। तो डिमांड एंड सप्लाई बोथ आर फ्लो कंसेप्ट बिकॉज दे आर एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब सर फ्लो कंसेप्ट की डेफिनेशन होती है वेरिएबल विच इज एक्सप्रेस्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, फ्लो कंसेप्ट क्या होता है? वेरिएबल एक्सप्रेस्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम। तो सर टाइप्स ऑफ डिमांड देखते हैं। इंडिविजुअल डिमांड यानी इंडिविजुअल पर्सन की डिमांड, मार्केट डिमांड यानी सारे इंडिविजुअल की डिमांड। सर मार्केट डिमांड को सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड भी बोला जाता है। सर इंडिविजुअल पर्सन की जो भी डिमांड है उसको टोटल कर लेंगे तो मार्केट डिमांड आ जाएगा। देन प्राइस डिमांड मीन्स डिमांड एट वेरियस प्राइस, प्राइस ज्यादा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। तो प्राइस डिमांड मतलब डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। इनकम डिमांड मतलब क्या होता है सर? डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। जनरली क्या होता है सर, जो नॉर्मल गुड्स रहते हैं उसके केस में इनकम ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, इनकम कम डिमांड कम। इंफीरियर गुड्स के केस में इनकम ज़्यादा डिमांड कम, इनकम कम डिमांड कम, इनकम कम डिमांड ज़्यादा। प्रेस्टिजियस गुड्स के केस में उल्टा, उसके केस में भी उल्टा होता है सर, इनकम ज़्यादा डिमांड ज़्यादा, इनकम कम डिमांड कम। तो सर बहुत सिंपल, लेकिन इसके अंदर एक एक्सेप्शन आता है गीफन गुड। गीफन गुड के बारे में अपन पढ़ेंगे। आइए जी पढ़ते हैं। इंडिविजुअल डिमांड मतलब एक बंदे की भैया डिमांड, इट इज द सबसेट ऑफ टोटल डिमांड। मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड इज द सम टोटल ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। प्राइस डिमांड, डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ प्राइसेस। इनकम डिमांड, इनकम अलग अलग होगी तो डिमांड अलग अलग होगी, सो डिमांड एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम। जनरली नॉर्मल गुड्स डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाते, इंफीरियर गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप दिखाते हैं। क्रॉस डिमांड, सर पेट्रोल के प्राइस बढ़ने के कारण कार की डिमांड, शुगर के प्राइस बढ़ने के कारण टी की डिमांड, कॉफी की प्राइस बढ़ने के कारण टी की डिमांड। तो सर किसी दूसरे गुड्स के कारण मेरे गुड्स पर जो फर्क पड़ रहा है इसको बोला जाएगा क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड या क्रॉस डिमांड। फिर सर शॉर्ट रन डिमांड, शॉर्ट रन डिमांड मीन्स द डिमांड विथ इमीडिएट रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट है सर। शॉर्ट रन डिमांड में क्या होता है? इमीडिएट रिएक्शन दिख कर आता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे जैन मारवाड़ी लोग होंगे, ठीक है, जो जनरली कांदा वांदा खा रहे हैं, लहसुन प्याज खा रहे हैं, लेकिन साहब सडनली क्या होता है, कांदे के रेट बढ़ जाते हैं,
तो भैया पहले जो हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन भी था वो भी कांदे की डिमांड कम करता है, क्योंकि नॉनवेज के अंदर कांदा लहसुन बहुत ज़्यादा लगता है, प्याज और लहसुन बहुत ज़्यादा लगता है, तो सडनली क्या करते हैं, सडनली इंपैक्ट दिखाते हैं वो, तो इसको बोला जाता है शॉर्ट रन डिमांड। और लॉन्ग रन डिमांड वो होती है जिसका इंपैक्ट बहुत दिनों बाद दिखता है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं साहब, फॉर एग्जाम्पल जैसे सडनली बोला गया था कि वो बाबा दवाई लेकर आए थे कोरोनिल, तो कोरोनिल की ना सडनली डिमांड बढ़ गई। क्यों भैया? क्योंकि लोगों के अंदर विलिंगनेस भी थी, एबिलिटी भी थी, और अपने पैसे को यूज भी करना चाहते थे, और इमीडिएटली रिएक्शन दिखा उसका, इमीडिएटली भैया लोगों को चाहिए। सैनिटाइजर की डिमांड जो थी वो भी शॉर्ट रन डिमांड थी, सडनली बढ़ गई। लॉन्ग रन डिमांड का नियर फ्यूचर में नहीं, बहुत दूर दिख के आता है आपको इम्पैक्ट। सर फॉर एग्जाम्पल आज कोरोना आया, आप लोगों ने में से कितने लोगों ने सोचा कि इससे लैपटॉप की डिमांड बहुत बढ़ेगी? इमीडिएटली नहीं बढ़ी, लेकिन फ्यूचर में बढ़ने वाली है। समझ में आ रहा है आपको? सर कुछ डिमांड का इम्पैक्ट तुरंत दिखता है, कुछ चीज़ों का डिमांड का इम्पैक्ट बहुत टाइम बाद दिखता है। फॉर एग्जाम्पल आप सभी लोग इंटर में लैपटॉप लेने वाले हैं, क्यों भैया? कोरोना के कारण अब घर के बाहर नहीं निकल पा रहे, लेकिन इसका कोरोना का इम्पैक्ट कितने टाइम बाद वहां पे दिख रहा है, तो इसको बोला जाता है लॉन्ग रन डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड इमीडिएट रिएक्शन दिखाते हैं लोग सर, लॉन्ग रन डिमांड बहुत टाइम बाद दिखता है। इंडस्ट्री डिमांड यानी कि लेट से मैं टेलीकॉम इंडस्ट्री हूं, तो पूरी की पूरी टेलीकॉम इंडस्ट्री की डिमांड को बोला जाएगा इंडस्ट्री डिमांड। कंपनी डिमांड यानी कि एक पर्टिकुलर कंपनी की डिमांड। डिराइव डिमांड एंड ऑटोनॉमस डिमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट हमेशा इसमें मिस्टेक करते हैं, आप ध्यान से सुन लीजिएगा। डिराइव डिमांड एंड ऑटोनॉमस डिमांड का मतलब क्या होता है? सर एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, ये मैं बाहर गया था, मेरे को ये टी शर्ट पसंद आई, मैंने खरीद ली, ठीक है। मैं बाहर गया था, लेट से सर यहाँ तो कुछ है ही नहीं अपने पास, सब ऑटोनॉमस डिमांड तो मिलती ही नहीं है, डिराइव डिमांड ही अपने पास आजकल। हाँ सर, सर कुछ दिखा रहा हूँ, ठीक है, जज मत करिएगा मेरे को। साहब ये दिख रहा है आपको? सर ये दारू नहीं है, ये परफ्यूम है, ठीक है। मेरा मन किया, वैसे मुझे किसी स्टूडेंट ने गिफ्ट किया है, मेरे को किसी स्टूडेंट ने गिफ्ट किया है, तो भैया समझो मैंने इसको परचेस किया, तो मेरे को अच्छा लगा, मैंने इसको यूज़ कर लिया, मैंने ले आया, ये ऑटोनॉमस डिमांड है सर, अपनी मर्जी से ले आया। पर सर मेरे को लेक्चर्स रिकॉर्ड करने हैं तो हार्ड डिस्क लेनी पड़ेगी, तो भैया लेक्चर रिकॉर्ड करने के कारण मैंने हार्ड डिस्क की डिमांड क्रिएट करी। सर मुझे कैलकुलेशन करना है तो मैंने कैलकुलेटर खरा, ये भी डिराइव डिमांड है, ये किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंडेंट है। ये पेन 10,000 का है, मेरा मन नहीं था 10,000 रुपये स्पेंड करने का, पर मेरे को लेक्चर लेने, तो इसकी डिमांड मैंने क्रिएट करी। तो इसका मतलब क्या है, कुछ चीज़ें जो ऑटोमेटिकली जनरेट होती है उसको बोला जाता है ऑटोनॉमस डिमांड, इंडिपेंडेंट डिमांड इसको बोला जाता है, ऐसी कमोडिटी को बोला जाता है डिराइव डिमांड। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू गाइस, आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू गाइस। साहब फटाफट आपके जितने भी ग्रुप है वहाँ शेयर कर दो दैट वी आर लाइव, है ना, आप सबको क्लियर होगा। बढ़ते हैं आगे। हाँ जी, डिराइव डिमांड, द डिमांड बिकॉज ऑफ द डिमांड ऑफ सम अदर कमोडिटी कॉल्ड एज पेरेंट प्रोडक्ट। सर पेरेंट प्रोडक्ट की डिमांड पे, यानी कि मेरे को आपको टीचिंग देनी है, टीचिंग स्किल, तो मेरे को लैपटॉप खरीदना पड़ा। अब ये लैपटॉप की डिमांड भी डिराइव डिमांड है, और ये पेन जो है ये भी डिराइव डिमांड है, पर इस पेन की डिमांड किस पे डिपेंडेंट है भैया? ये पेरेंट गुड पे। कौन सा पेरेंट गुड? मेरा लैपटॉप। अगर लैपटॉप ही नहीं है तो फिर पेन तो आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? सर आपके केस में भी ऐसा होता है, आज के टाइम पे आपको लेक्चर देखने हैं तो इंटरनेट के लिए आपको डेटा खरीदना पड़ता है, तो ये डेटा की डिमांड इज अ डिराइव्ड डिमांड। पर आपको बस ऐसे टाइम पास करना है इसलिए आपने मोबाइल में डाल रखा है, तो ऑटोनॉमस डिमांड। तो भैया कोई कंपल्शन अटैच होगा आपको तो उसको बोला जाता है डिराइव डिमांड, वो किसी चीज से निकला हुआ है, इसको डेरिवेटिव प्रोडक्ट बोला जाता है। ऑटोनॉमस डिमांड मीन्स डिमांड ऑन इट्स ओन। बट आई होप इट इज वेरी क्लियर। नाउ देयर आर प्रोड्यूसर गुड एंड कंज्यूमर गुड। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज में इस्तेमाल होते हैं, वो रहते तो फाइनल गुड्स ही हैं, लेकिन उसकी हेल्प से आप फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस करते हैं। फॉर एग्जांपल सर सामने कैमरा है, ये कैमरा प्रोड्यूसर गुड है, इसकी हेल्प से मैं फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज देता हूँ। लैपटॉप पेन क्या हो गया? फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज देता हूँ, फाइनल गुड्स हैं, इसकी भी डिमांड है, पर सर इसकी हेल्प से मैं फर्दर गुड्स एंड सर्विसेज देता हूँ। उसी तरीके से मेरे पास मोबाइल है, सर ये मोबाइल तो मैंने मेरे शौक पानी के लिए खर्चा किया, ठीक है, मैं इसको कंज्यूम करता, इससे कोई प्रोडक्टिविटी एक्टिविटी नहीं करता, आगे जाके किसी को गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देता, तो इसकी डिमांड को मैं बोलूंगा, इसको बोलूंगा मैं कंज्यूमर गुड, मैं इसे कंज्यूम कर रहा हूं। अब हो सकता है कंज्यूमर गुड ड्यूरेबल भी हो, नॉन ड्यूरेबल भी हो। सर मैं एक चिप्स का पैकेट खरीद के लाया, तो चिप्स का पैकेट नॉन ड्यूरेबल है, एक बार खा लिया खत्म, वेजिटेबल नॉन ड्यूरेबल, खा लिया खत्म, लेकिन सर इसको तो ड्यूरेबल है, मैं इसको आराम से बाद में यूज कर सकता हूं। तो भैया कैटेगराइजेशन हुआ, फाइनल गुड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कंज्यूमर गुड, एक होता है प्रोड्यूसर गुड। प्रोड्यूसर गुड से ऐसा गुड्स है जिसके हेल्प से मैं फर्दर गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस करता हूं। कंज्यूमर गुड यानी मैं जिसको कंज्यूम कर लेता हूं, इसमें भी ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल आते हैं। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू गाइस।
मुझे क्या क्या गिफ्ट में मिला है मैं वो भी दिखाता हूँ साहब। ये वॉच भी मुझे एक स्टूडेंट ने गिफ्ट में दी है, ठीक है। गिफ्ट में बहुत चीज़ें मिलती रहती है। गिफ्ट की चीज़ें मैं ज़्यादा यूज़ नहीं करता, मतलब उसको संभाल के रखता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। या किसी ने दिया है अपने को, बहुत चीज़ें यहाँ गिफ्ट की, बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे गिफ्ट की कोई बात नहीं, होता है। आप भी मेरे लेवल पे पहुँचेंगे तो कोई ना कोई प्यार करने वाला मिल ही जाता है जो आपको तोहफे वगैरह देता है। वॉचेस भी मिली है बेटा, बहुत महंगी महंगी, कोई बात नहीं, आप भी दे सकते हैं, पता दे दूंगा मैं आपको, भिजवाते रहिए। आइए सर, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी। उसके बाद अपन पढ़ते हैं फैक्टर्स ऑफ डिमांड। फैक्टर्स ऑफ डिमांड का मतलब होता है कि भैया जिन चीज़ों के ऊपर डिमांड डिपेंडेंट है। इसमें एक इंपॉर्टेंट वर्ड आता है जो अपन लॉ के जब लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे ना, तो सेक्टर्स पेरिबस एक वर्ड आता है, वो अपन बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कौन कौन सी चीज़ों के ऊपर डिमांड डिपेंडेंट है। तो बेटा मैं आपको इन शॉर्ट बताऊँ, सारी चीज़ों पर डिमांड डिपेंडेंट है। इनकम पे भी डिमांड डिपेंडेंट है, प्राइस पे भी डिमांड डिपेंडेंट है सर, लोगों के टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिमांड डिपेंडेंट है, बहुत सारी चीज़ों पे डिमांड डिपेंडेंट है। ओके फटाफट बेटा, अगर ये 160 लाइक फटाफट इसको क्रॉस कर दो, फिर मैं अपना जोश बढ़ाऊं, है ना। मैं पहले एसी बढ़ाऊं फिर जोश बढ़ेगा, गर्मी हो रही है। ओके गाइज, चलिए जी, फैक्टर्स ऑफ डिमांड की तरफ हम वापस बढ़ते हैं। फैक्टर्स ऑफ डिमांड मतलब डिमांड किस किस के ऊपर डिपेंडेंट है। तो सर सबसे पहला तो हम जानते हैं प्राइस। प्राइस के साथ इसका 36 का आंकड़ा है सर, इनवर्स रिलेशनशिप है जनरली, ठीक है। इसको आप एकदम ऐसे 100% श्योर नहीं कह सकते, इसमें भी एक्सेप्शंस है। प्राइस के साथ नहीं इसका इनवर्स रिलेशनशिप है सर। प्राइस के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होने का मतलब क्या है, यानी कि प्राइस बढ़ा डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा। आइए सर पढ़ते हैं। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, डिमांड इज इनवर्सली रिलेटेड। अब बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के प्राइस पे। सर कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स यानी अपन शुगर या फिर कार लेते हैं, कार और पेट्रोल। तो सर पेट्रोल का रेट बढ़ गया तो कार की डिमांड कम हो जाती है। तो अगर मैं प्राइस इलास्टिसिटी निकालना चाहूं कॉम्प्लीमेंट्री गुड के कारण, तो भैया इसका प्राइस बढ़ा इसकी डिमांड कम, क्योंकि सर डिपेंडेंट है। वही अगर सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करूं, ये टी है ये कॉफी है, टी का प्राइस बढ़ा लोग कॉफी पीना ज्यादा प्रेफर करेंगे, तो इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। तो कभी भी आपको रिलेशनशिप याद करने की जरूरत नहीं, आप दो कमोडिटी अपने सामने लेकर आ जाओ, आपको आंसर स्ट्रेट अवे मिल जाएंगे जी। आप चलिए जी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इनवर्स रिलेशनशिप है, ये तो हमको बचपन से पता है सर, पैदा होते से हमको पता है ये इनवर्स रिलेशनशिप है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स इनवर्स रिलेशनशिप। आई गेस आई टोल्ड समथिंग रॉन्ग, वेट सर, पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है कार की डिमांड कम, पेट्रोल का रेट कम कार की डिमांड ज्यादा, तो इनवर्स रिलेशनशिप है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के साथ। मैंने सब्स्टिट्यूट का उल्टा बोल दिया, सब्स्टिट्यूट गुड्स है टी है कॉफी है, ठीक है। कॉफी का प्राइस बढ़ा इसकी डिमांड बढ़ जाती है क्योंकि ये कंपैरेटिवली सस्ता है। सर कॉफी का प्राइस कम इसकी डिमांड कम, क्योंकि कॉफी कंपैरेटिवली सस्ती है। तो अब मैंने करेक्ट बोला सर, सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, तो आपको गुड्स पकड़ना है बस, ठीक है। तो वो उल्टा बोल दिया था, कोई बात नहीं। फिर सर इनकम, जनरल रिलेशनशिप क्या है कि भैया इनकम बढ़ती है तो डिमांड बढ़ती है, इनकम कम डिमांड कम। पर इंफीरियर गुड्स के केस में उल्टा है भैया, जब हमारे पास इनकम बढ़ती है तो हम पूमा के शूज बाय करने जाते हैं, पामा के शूज बाय नहीं करते। इसका मतलब क्या है सर, जब हमारी इनकम बढ़ती है इंफीरियर गुड्स का डिमांड हम कम कर देते हैं, और जब हमारी इनकम कम होती है हमारे पास पैसा नहीं रहता, फिर सर हम इंफीरियर गुड्स पे जाते हैं। तो जनरल रिलेशनशिप क्या है सर, इनकम बढ़ी डिमांड बढ़ जाती है, पर इंफीरियर गुड्स के केस में इनवर्स रिलेशनशिप है, ये चीज याद रखिएगा। लेकिन सर इसमें तूफान कॉन्सेप्ट है गिफन गुड्स का, आधे से ज्यादा लोगों को गिफन गुड्स क्या होता है यही पता नहीं। तो चलिए जी सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि गिफन गुड्स क्या है सर। सर गिफन गुड्स क्या होते हैं, ये बहुत लोगों को नहीं पता, ये कॉन्सेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। गिफन गुड्स, ठीक है, गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स with no close substitute। सर एग्जाम्पल, एक इकोनॉमी के अंदर दो ही गुड्स हैं, WHEAT, व्हीट एंड मीट। सर एक इकोनॉमी में दो ही प्रकार के गुड्स हैं, व्हीट एंड मीट। ये बेचारा बंदा है, ठीक है, इसके ना इनकम कम होती जा रही है। व्हीट 10 रुपये केजी था, या 10 रुपये लिखो बस, एक टाइम व्हीट आ रहा है 10 रुपये का और एक टाइम मीट आ रहा है 200 रुपये का, ठीक है। ये बेचारे बंदे की इनकम कम हो रही है। ध्यान से सुनना बेटा, गिफन गुड्स आर नॉट ऑर्डिनरीली
इंफीरियर गुड्स, सर उनमें एक और स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या है देखते हैं सर। गिफन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स, समझ में आ गया सर, वो एक इंफीरियर गुड्स है लेकिन उनका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं। क्लोज सब्सटीट्यूट ना होने के कारण तकलीफ देखो क्या हो रहा है बेटा, ये एक बंदा है, इसकी इनकम कम होते जा रही है, ठीक है, इनकम कम होती जा रही है तो वो मीट का कंजम्पशन तो कर नहीं पाएगा सर, बहुत महंगा जा रहा है उसको मीट, अज्यूम करते हैं वो नॉन वेजिटेरियन है सर, वो वीट का कंजम्पशन बढ़ा देगा, सीधी सी बात है। अब ध्यान से देखना बेटा, उसकी इनकम कम हो रही है, वो वीट का कंजम्पशन बढ़ाया, उसने वीट का कंजम्पशन बढ़ा दिया। इनफैक्ट पहले वो जितना हफ्ते में 2 बार मीट खाता था, अब 2 बार मीट ना खाते हुए अब वो और प्लस 2 बार वीट कंज्यूम करेगा, यानी कि सर इसकी इनकम कम हो गई तो सडनली गीफन गुड्स की डिमांड बढ़ गई। अब और सुनना सर, क्योंकि गीफन गुड्स की डिमांड बढ़ गई उसका प्राइस बढ़ गया, पहले वो 10 का आता था अब 15 का आने लग गया। सर वो 10 का आता था 15 का आने लग गया है, फिर भी लोग इसी को कंज्यूम करेंगे, क्यों? क्योंकि मीट अभी भी बजट के बाहर है। सर हो सकता था वो वीट भी ना कंज्यूम करे क्योंकि उसका प्राइस बढ़ गया, पर मैंने आपको पहले ही बोल रखे रखा है इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है। सर नमक का एग्जांपल ले लो, नमक का तो वैसे भी कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, पर मान लो नमक का रेट बढ़ रहा है तो क्या आप सब्सटीट्यूट कर पाएंगे? नहीं। उसी तरीके से यहां पे वीट का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं है, तो भैया वीट का प्राइस बढ़ रहा है, इसकी इनकम कम हो रही है तो भी वो इसको ज्यादा कंज्यूम करेगा। सर ये सर गीफन नाम है उनका, अपन सर गीफन बोलते हैं उन्हें, सर गीफन ने इस चीज को एनालाइज किया, इसलिए इसको गीफन गुड्स बोला जाता है। तो याद रखिएगा बेटा, गीफन गुड्स आर दोज गुड्स विच आर इंफीरियर गुड्स एंड दे डोंट हैव एनी क्लोज सब्सटीट्यूट। तो उसका प्राइस बढ़ता है, लोगों की इनकम कम होने के बावजूद, इसका प्राइस बढ़ने के बावजूद इसकी डिमांड बढ़ती है। सर ये विचित्र चीज है, ये गरीबों के लिए थियरी थी, गरीब मतलब मेरे जैसे बेचारे लोगों के लिए। इनकम ऑफ द कंज्यूमर, इनकम के साथ जनरली डायरेक्ट रिलेशनशिप है। एज द लेवल ऑफ इनकम राइजेस द डिमांड ऑफ नेसेसिटी इज प्रोपोर्शनेटली लेस देन इंक्रीज इन इनकम। ये भी वर्ड समझ लीजिए सर आप समझिए टी शर्ट तो भाई नेसेसिटी है, नंगा तो घूम नहीं सकता आदमी, तो भैया टी शर्ट इज अ नेसेसिटी। मेरी इनकम डबल हो गई, मैं पहले महीने में 1 टी शर्ट परचेस करता था, अब 2 परचेस करना चाहता, मेरी इनकम सडनली 10 गुना हो गई, अब मैं महीने में 10 टी शर्ट तो परचेस नहीं करूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 2, 3, 4। सर मेरी इनकम 100 गुना बढ़ गई, किसी रीजन से स्टॉक मार्केट में मेरे को बहुत बड़ा गेन हो गया, तो इसका मतलब थोड़ी कि मैं नेसेसिटीज या कपड़े 100 गुना लेना चालू कर दूं। कहने का ये मतलब है सर, अगर कोई चीज नेसेसिटी है तो जितने प्रपोर्शन में, जिस परसेंटेज में आपकी इनकम बढ़ती है उस प्रपोर्शन में वो नहीं बढ़ता। आप बिल्कुल लॉजिक के हिसाब से जाइएगा, आपको एमसीक्यू के लिए सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला यही क्वेश्चन है कि भैया अगर मान लो गुड्स नेसेसिटी गुड्स हैं, तो नेसेसिटी गुड्स के केस में इनकम इंक्रीज हो रही है, तो क्या तुम्हारे नेसेसिटी गुड्स की डिमांड भी उसी प्रपोर्शन में चेंज होगी? आंसर इज नो, आंसर इज नो सर, नेसेसिटीज की डिमांड ज्यादा चेंज नहीं होती है। कुछ चीजें तो ऐसी है जिसकी डिमांड बिल्कुल इनइलास्टिक है सर, उसमें तो कोई इंपैक्ट ही नहीं आता। आई होप इट इज वेरी क्लियर बेटा। तो पढ़िए, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। एट the level of, as the level of income rises, increase in the demand of necessity is proportionately less। यानी इनकम डबल हो गई, दुप्पट भी हो गई, 2 टाइम्स हो गई, मल्टीफोल्ड हो गई, तो भी तुम्हारी नेसेसिटीज बढ़ती है बेटा, पर इतनी ज्यादा नहीं बढ़ती। कुछ चीजें तो ऐसी है सर, जैसे सॉल्ट, तुम चाहे अंबानी हो चाहे एकदम गरीब भिखारी बेचारा इंसान है, नमक जितना लगता है उतना ही लगता है, ठीक है। कहते हैं ना नमक स्वाद अनुसार बातें औकात अनुसार, तो सर वही बात है, नमक हमेशा स्वाद अनुसार रहता है। इनकम अनुसार सुना है तुमने? ये कहानी सुनी है तुमने? कहानी नहीं है सर, ये वर्ड सुना है, नमक स्वाद अनुसार बातें औकात अनुसार। तो कभी तुमने ऐसा सुना है क्या नमक इनकम अनुसार? नहीं सर, सब समझते हैं स्वाद अनुसार है सर, वो इनकम से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए इधर उधर का पॉइंट था। As the income level increases, importance of food and non-durable goods in the overall consumption basket falls and rise in the importance of durable goods। साहब आप समझो, आप अमीर होगे, आप अमीर होगे तो क्या करोगे? आप ऐसा बोलते हो कि जिस दिन मैंने 1 करोड़ कमाया उस दिन मैं रोज होटल में जाके खाना खाऊंगा और मैं जितना खाना खाता हूँ उससे डबल खाऊंगा। आप क्या बोलते हैं कि मैं कार खरीदूंगा, बंगला खरीदूंगा, फॉरेन ट्रिप पे जाऊंगा। कहने का क्या मतलब है, जनरली आप जब आपकी इनकम बढ़ती है तो ड्यूरेबल गुड्स पे जाते हो, आप नॉन ड्यूरेबल गुड्स को बोलते हो ठीक है वो तो मैं वैसे भी कंज्यूम कर रहा हूँ, वैसे भी खा के आपको मालूम है क्या होना है, सुबह सुबह निकालना ही है अपने को, ठीक है। ऑफेंड मत हो ना, कई लोग बोलते सर कैसी बातें कर रहे हो, अरे भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है, यही होता है। तो भैया ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड बढ़ती है, नॉन ड्यूरेबल गुड्स की डिमांड कम होती जाती है। जैसे ही आपकी इनकम बढ़ती है आप रियल एस्टेट प्रॉपर्टी वगैरह बाय करने की कोशिश ज्यादा करते हैं। देयर आर द कमोडिटी फॉर विच क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस
with increase in the money income beyond that level, these goods are called as inferior goods and sometimes called as giffen goods. ऐसा इंस्टीट्यूट ने दिया है, पर एमसीक्यू के अंदर इंस्टीट्यूट ने गिफन गुड्स को बहुत अच्छे से समझा है. एमसीक्यू के अंदर उन्होंने बोला है गिफन गुड्स आर नॉट ऑर्डिनरी इंफीरियर गुड्स. ये ऐसे इंफीरियर गुड्स है जिनका कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है. आई होप इट इज वेरी क्लियर गाइस. ठीक है सर, तो दो चीजों पे डिपेंडेंट है. इनकम बड़ा चकराने वाला कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप सबको आता होगा, आपने 50 बार मेरे मुंह से सारी चीजें सुनी है. तो सर सबसे पहले फैक्टर्स ऑफ डिमांड में हमने देखा प्राइस पे डिपेंडेंसी, फिर इनकम पे डिपेंडेंसी. इनकम के अंदर डिपेंडेंसी के अंदर हमने नॉर्मल गुड्स के बारे में पढ़ा, नेसेसिटीज के बारे में पढ़ा, इंफीरियर गुड्स के बारे में पढ़ा. भैया प्रेस्टिजियस गुड्स भी है, बहुत टाइप के गुड्स है. फिर सही है भैया बोलो सही, भैया सर और भैया सैया हो गया मेरे से. सर और भैया ये दो वर्ड यूज करता हूं मैं, सैया निकला. चलिए जी, नेक्स्ट चीज है टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बारे में. टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे भी डिमांड डिपेंडेंट है. जैसे लड़कियों का भैया कोई खरा नहीं है, आज इनको ये पर्टिकुलर कपड़े या ट्रेंड समझ में आया तो वो फॉलो करना चालू कर दिया. अनारकली, चूड़ीदार, लहंगा, फिर घाघरा चोली, फिर पंजाबी कुर्ता, सलवार कमीज. सर बहुत चीज़ें इनको पसंद आती है. सडनली बेचारा जो प्रोड्यूसर रहता है ना, उसका दिमाग चकरा जाता है कि 3 महीने बाद जो पहले ट्रेंडिंग में चीज़ थी वो चीज़ आउट ऑफ फैशन हो गई. पर लड़कों को देखो 50 साल से सेम टाइप की चीज़ है. 50 साल से मतलब जब से शर्ट आना चालू हो गई है, शर्ट पहनना चालू कर दिया. टी शर्ट है तो टी शर्ट पहनना चालू कर दिया. सब वही पहन रहे हैं. 2 लड़कियों के बारे में देखो, अगर 2 लड़कियों ने सेम कपड़े पहन लिए ना बेटा, उनमें झगड़ा हो जाता है भयंकर. और 2 लड़कों ने अगर सेम कपड़े पहन लिए ना, वो सगे भाई से भी ज्यादा प्यार करते हैं एक दूसरे से. ये बहुत बड़ी अजीब चीज है. तो भैया लोगों की टेस्ट एंड प्रेफरेंस में भी डिमांड डिपेंडेंट है. कोई चीज जो फैशन में है, जिसका टेस्ट एंड प्रेफरेंस फेवर में है, वो चीज ज्यादा डिमांड क्रिएट करती है. और कोई चीज अगर मान लो फैशन के बाहर चली जाए तो डिमांड कम क्रिएट करते हैं. फॉर एग्जाम्पल बेल बॉटम पैंट. सर बेल बॉटम पैंट कैसे होती थी? ऐसी पैंट होती थी लेकिन नीचे बेल शेप रहता था. तो भैया पहले क्या आप हीरो हीरोइंस को देखोगे तो वो ऐसे, हीरोइंस नहीं, हीरो ज्यादा ऐसे पहनते थे. अमिताभ बच्चन बेल बॉटम पैंट वगैरह पहनते थे. लेकिन वो चीज कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के बाहर चली गई, उसकी डिमांड खत्म हो गई. फिर इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड आते हैं, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट एंड बैंड वैगन इफेक्ट. ये अब तक तुमने देखा नहीं होगा अपनी जिंदगी में. जिस दिन तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रहेगा या फिर तुम्हारी शादी हो जाएगी, तो उस दिन तुम देखोगे कि दूसरे ने कुछ किया, वो देखकर तुम्हारी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड डिमांड क्रिएट करने लगता है. फॉर एग्जाम्पल, या फिर तुम्हारी अगर शादी हो गई तो तुम्हारी वाइफ डिमांड क्रिएट करेगी, सुनो जी पड़ोसी ने टीवी ले आया है, सुनो जी पड़ोसी ने कुत्ता ले आया है, सुनो जी पड़ोसी ने कार ले आई है तो अपने को भी लानी चाहिए, पड़ोसी ने घर लिया है अपने को भी लेना चाहिए, पड़ोसी ने आत्महत्या करी अपने को भी आत्महत्या करनी चाहिए. नहीं, ऐसा नहीं, आत्महत्या पे नहीं, समझदार रहते हैं लोग. तो भैया डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोला जाता है या फिर इसको बैंड वैगन इफेक्ट बोला जाता है. डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट यानी कि बैंड वैगन इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि सामने वाले को देखकर मेरे अंदर वो गुड्स यूज करने की इच्छा बढ़ जाती है. तो जब मेरे अंदर इच्छा बढ़ गई तो ऑब्वियसली मैं इसकी डिमांड क्रिएट करूंगा. सो नाउ दिस कंसेप्ट इज ऑल्सो वेरी क्लियर टू यू. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ द कंज्यूमर पे भी डिमांड डिपेंडेंट है, बैंड वैगन इफेक्ट पे भी डिमांड डिपेंडेंट है. सर कोई पर्सन कार ले रहा है तो आपके मन में भी कार लेने की इच्छा होती है, कोई टीवी ले रहा है आपके मन में भी टीवी लेने की इच्छा होती है. सर कोई इंसान मोबाइल ले रहा है आपके मन में मोबाइल लेने की इच्छा होती है, कोई सामने वाला इंसान गाली दे रहा है तो आपकी भी गाली देने की इच्छा होती है. तो सर ये बैंड वैगन इफेक्ट है, इसलिए भी डिमांड क्रिएट होती है. समटाइम व्हेन द प्रोडक्ट बिकम कॉमन, साहब ये लड़कियों में होता है बहुत ज्यादा. अगर कोई चीज कॉमन हो जाती है ना तो उनको बिल्कुल सहन नहीं होता है. ठीक है, एकदम हाई क्लास वाले नखरे रहते हैं इनके कि उसने ऐसा सेम कपड़ा कैसे पहन लिया, वो तो चोर बाजार से लाई होगी, मेरा कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है. बहन तुम दोनों ने मिंत्रा से खरीदा है सस्ते में 70% ऑफ में, तो ज़्यादा बातें नहीं करने की. तो इसको क्या बोला जाता है कि भैया अगर मान लो स्नॉब इफेक्ट होने लग गया कि सब लोग सेम कमोडिटी कंज्यूम कर रहे तो तुम्हारे जैसे लोग उसको कंज्यूम करना बंद कर देते, इसको बोलता जाता है स्नॉब इफेक्ट. मैं बताता हूँ आपको, एक कंपनी है, कंपनी नेम ज़ारा. ज़ारा ने अपना ओल्ड स्टॉक सारा का सारा जला दिया था. उनके पास बहुत सारा ओल्ड स्टॉक पड़ा था कपड़ों का, उन्होंने सारा का सारा स्टॉक जला दिया. क्यों जला दिया? क्योंकि अगर उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर भी निकालते मार्केट में तो मार्केट में हर कोई ज़ारा का कपड़ा पहनने लग जाता. तो अमीर लोग क्या बोलते हैं, भैया अब इसके अंदर कोई स्टेटस अटैच नहीं रह गया, अब हर कोई इसको यूज करा, अब मैं इसको यूज नहीं करूंगा. तो इसको बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट. दूसरा एग्जांपल लेते हैं बेटा, पहले आईफोन की प्रेस्टीजियस वैल्यू बहुत ज्यादा थी क्योंकि आईफोन बहुत महंगा था, इसलिए प्रेस्टीज सीकिंग लोग उसको यूज करते थे. लेकिन जब आईफोन सबकी रीच में आ गया, आईफोन की डिमांड कम हो गई, स्नॉब इफेक्ट. दूसरा होता है बेटा वेबलेन इफेक्ट. वेबलेन इफेक्ट, ये भी वेबलेन नाम के एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कॉन्सेप्ट लाया. वेबलेन इफेक्ट में क्या होता है कि जब
पर्टिकुलर कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो लोग उसके अंदर प्रेस्टीज देखने लगते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बताया था राफेल नडाल ने 7 करोड़ की वॉच पहनी थी, तो भैया उसने उस 7 करोड़ की वॉच क्यों खरीदी? मेरे को तो वो ठेले पर मिलने वाली 50 रुपए की वॉच के बराबर ही दिख रही थी, पर वो वॉच थी 7 करोड़ रुपए की। अब उसके अंदर जो फीचर होंगे वो बात अलग है, लेकिन उसने वो वॉच क्यों खरीदी 7 करोड़ रुपए की? रीजन बहुत सिंपल है, उसको लगता था इसके अंदर प्रेस्टीज अटैच है, सर मेरे को इससे मार्केट में इज्जत और वैल्यू मिलने वाली है। इसलिए आप देखिए ये अमीर लोग आड़ी टेढ़ी पेंटिंग, ऐसे स्कल्पचर, फिर ऐसे टी पॉट वगैरह क्यों खरीदते हैं सर, ये वास वगैरह क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इनको इसके अंदर प्रेस्टीज दिखती है। तो स्नॉब इफेक्ट का मतलब होता है सबको यूज कर तो मैं इसकी डिमांड बंद कर देता हूं, और वेबलेन का मतलब होता है सर प्राइस बढ़ रहे हैं तो मैं ये कमोडिटी को यूज करूंगा। तो हमने आज 3 नए कॉन्सेप्ट सीखे। बैंड वैगन इफेक्ट, जिसको डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट बोला जाता है, दूसरों का देखा देखी लेने की इच्छा, अगर सबको ही लेता है और मैंने उसकी डिमांड बंद कर दी, मेरे को वो गुड्स नहीं पसंद आ रहा, उसको बोला जाता है स्नॉब इफेक्ट। और सर अगर गुड्स के प्राइस बढ़ रहे हैं तो डिमांड बढ़ रही है, इसको जाता है वेबलेन इफेक्ट या फिर प्रेस्टीजियस इफेक्ट। आइए सर, ये तो इंडिया में बहुत कॉमन पॉइंट है। पॉपुलेशन, सर पैदा करे ही जा रहे हैं लोग, नहीं थक रहे सर, बिल्कुल नहीं थक रहे, पैदा करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं। तुम कोरोना आने दो सर, तुम कोई भी महामारी आने दो, हम नहीं रुकेंगे, हम तो पैदा करेंगे ही करेंगे। अरे जिन लोगों ने बच्चा प्लानिंग के बारे में सोचा भी नहीं था, तुम्हें कॉन्सेप्ट शायद नहीं पता होगा, फैमिली प्लानिंग करके एक कॉन्सेप्ट होता है जिसके अंदर लोग कितने बच्चे पैदा करने, कब करने, वो सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं। अभी तुम्हारे लेवल पे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, मेरे लेवल पे भी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, मैं इन चीज़ों से दूर हूँ, मैं शादीशुदा नहीं हूँ, पहले ही बता रहा हूँ। तो भैया ये सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती है इसके अंदर। तो जो लोगों ने प्लान नहीं भी करे थे ना बच्चे, उन्होंने भी पैदा कर दिए भैया। अभी देखो तुम, लॉकडाउन कब हुआ? मार्च में, ठीक है। मई तक लोगों ने बोला नहीं नहीं लॉकडाउन खुल जाएगा, अपन ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं, अपन नहीं बच्चा प्लान करते। मार्च अप्रैल तक कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो, उन्होंने मई में बच्चे पैदा करने चालू कर दिए। इसका इम्पैक्ट किधर दिखेगा? 9 महीने बाद। आप विराट कोहली साहब को देख लीजिए, विराट कोहली साहब तक मेरा लेक्चर नहीं पहुँचने वाला है, मैं जानता हूँ, इसलिए मैं बोल सकता हूँ, पर भैया ये चीज़ है। तो पॉपुलेशन बढ़ेगी तो डिमांड तो बढ़ेगी, सीधी सी बात है सर, साइज ऑफ पॉपुलेशन पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, पॉपुलेशन बढ़ी डिमांड बढ़ेगी। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन का मतलब क्या है सर? लेट्स से आप पुणे के मेट्रो एरिया के अंदर, एकदम कोरेगांव पार्क एकदम खतरनाक एरिया है सर, कोरेगांव पार्क के अंदर ना पब नाइट लाइफ वगैरह बहुत ज़्यादा है, तो आप वहाँ पे अगर सत्संग की किताबें बेचना जाएंगे तो बिल्कुल डिमांड नहीं रहेगी उसकी। उसी तरीके से सर आप पंढरपुर करके एक विट्ठल रुक्मिणी जी का बहुत बड़ा मंदिर है, देवस्थान है, अगर आप वहाँ पे पार्टी प्लेस खोल देंगे तो बेटा वो जगह भी नहीं चलेगी वहाँ पे पार्टी प्लेसेस। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन बहुत मैटर करता है। जैसे मैं स्मॉल टाउन सातारा में रहता था, सातारा रिटायर्ड लोगों का शहर कहा जाता था। महाराष्ट्र में जहाँ से भी लोग काम करते थे, पूरा सर्विस वगैरह करने के बाद सातारा में आके अपनी रिटायरमेंट एंजॉय करते थे। तो सातारा में आप देखेंगे सारे मेजॉरिटी और लोग जो है वो रिटायर्ड या ओल्ड एज लोग हैं। तो वहाँ पे लकड़ियों की ठीक है, स्टिक्स की, फिर पुराने कपड़ों की, धार्मिक चीज़ों की, इनकी डिमांड ज़्यादा है। तो कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी डिपेंडेंट है। फिर सर लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सर लेवल ऑफ नेशनल इनकम ऐसा है, लेट्स से दिस इज योर नेशनल इनकम वर्सेस दिस इज योर नेशनल इनकम। सर जब नेशनल इनकम ज़्यादा तब ऑब्वियसली डिमांड ज़्यादा, फिर सर नेशनल इनकम कम डिमांड कम, ठीक है। ये तो भाई बहुत सिंपल सी चीज़ है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम है। सर इतनी नेशनल इनकम है, लेट्स से 100, अब ये 100 की इनकम अगर मैं 10 लोगों में बांट दूँ, लेट्स से 10 लोग हैं, तो सबके पास 10-10 रुपये आएंगे, वर्सेस 100 की नेशनल इनकम में मुकेश अंबानी साहब ही 90 रुपए लेकर चले गए, बाकी के 9 लोगों के पास टोटलिटी में 10 रुपए। ऐसे टाइम पे डिमांड कहाँ पे ज़्यादा क्रिएट होगी सर? यहाँ पे डिमांड ज़्यादा क्रिएट होगी सर। इन सब लोगों के पास ना पैसा है, अब डिमांड क्रिएट होगी। पर सर सोचो ये 9 लोग हैं, 9 लोगों के पास क्यूमुलेटिवली सिर्फ 10 रुपए हैं, तो कितने कम रुपए होंगे, चाहकर भी डिमांड क्रिएट नहीं कर पाएंगे क्योंकि इनके पास रिसोर्स नहीं है। वहीं आप बोलेंगे कि अंबानी साहब बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट करेंगे। अभी अपन थोड़ी देर पहले पढ़ के आए कि साहब एक लेवल के बाद डिमांड नहीं क्रिएट हो पाती, ये कर करके कितना खर्च करेगा? एंटीला के बाद दूसरा एंटीला टिंटीला बना देगा, ठीक है, डबल एंटीला डुंटीला टिंटीला चारटीला बना देगा सर, लेकिन कितने बनाएगा? ज़्यादा डिमांड नहीं क्रिएट कर पाएगा। तो आपकी नेशनल इनकम ज़्यादा तो नो डाउट आपकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, पर इनकम अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लगभग सबके पास पैसा है, तो भैया डिमांड ज़्यादा होगी। नहीं तो साहब अंबानी क्रिएट करके कितनी डिमांड क्रिएट कर पाएगा? 5 रोटी की। सर यहाँ पर तो हर लोग 5 रोटी की डिमांड यानी 50 रोटी की डिमांड क्रिएट कर पाते, यहाँ पे अंबानी क्रिएट कर करके सिर्फ मैक्सिमम 5 रोटी की डिमांड करेगा, और ये लोग क्यूमुलेटिवली 10 रोटी की डिमांड क्रिएट कर पाएंगे। 15 वर्सेस 50। तो सर इनकम को बराबरी से बांटना चाहिए। जब अपन इंटर में जाएंगे तब अपन सीखेंगे इनकम को कैसे बराबरी से बांटा जाता है। एंड सर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अब कई बार समझो मेरे को जैसे स्टूडियो सेट करना था, तो स्टूडियो सेट करने के लिए मुझे पैसे की ज़रूरत थी। अब मेरे पास पैसे थे नहीं, तो मेरे को जितने भी कैमरा वगैरह थे सब के सब क्रेडिट पे मिल गए, नो कॉस्ट ईएमआई, लो कॉस्ट ईएमआई।
तो भैया जब आपको कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी ज़्यादा मिलती है तो डिमांड ज़्यादा क्रिएट करता है, अदरवाइज मेरे को डिमांड ही क्रिएट करती नहीं आती। उसी तरीके से इंटरेस्ट रेट भी नो कॉस्ट ईएमआई था, तो इंटरेस्ट रेट कम था तभी डिमांड क्रिएट होती है। अगर 15% इंटरेस्ट रेट लगा तो मैं बोलता ठीक है 1 महीना रुक जाता हूँ, मैं नगद खरीद लेगा। तो बात समझ में आई कि बेटा आपको मैंने कितना मस्त आपको डिटेल में बताया। पॉपुलेशन, साइज ऑफ पॉपुलेशन पे डिपेंडेंट है, कंपोजिशन पे भी डिपेंडेंट है, लेवल पे भी डिपेंडेंट है, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, लगभग सबके पास बराबरी से पैसा, फिर कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। आइए सर अपन ने बहुत मस्त पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड। ठीक है, तो लॉ ऑफ डिमांड आज मेरा टारगेट है बेटा, लॉ ऑफ डिमांड क्रिएट अपन करेंगे। अब से मैंने एक सीक्वेंस चेंज करी है, पहले अपन क्या करेंगे पूरा का पूरा 9 बजे तक लेक्चर कंप्लीट करेंगे, 9 के बाद 10-15 मिनट बात किया करेंगे। ठीक है भाई, ये चैप्टर बहुत सिंपल है, मोस्ट प्रोबेबली कल हो जाएगा अपना। आइए लॉ ऑफ डिमांड पे चलते हैं। तो आपकी जितनी भी क्वेरीज एक जगह लिख के रखिए, 9 बजे मैं रिकॉर्डिंग में हैंडल अप कर लूँगा। लॉ ऑफ डिमांड में आते हैं। लॉ ऑफ डिमांड में क्या कहा जाता है, कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। इसके लिए एक फ्रेज है, क्या है फ्रेज सर, आप लोगों को पता होगा, सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस, ठीक है, अपने को नहीं पूछा जाता है, मैं बता रहा हूँ, लॉ में आपने बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ किया सेट्रस पेरिबस। सेट्रस पेरिबस मतलब बाकी सारी चीज़ें गई तेल लेने, कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखो। बाकी सारी चीज़ें कांस्टेंट रखना मतलब कंज्यूमर की इनकम, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, सारी चीज़ें कांस्टेंट रखो। डेमोग्राफी, पॉपुलेशन, फिर सर टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गया, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट, सारी चीज़ें कांस्टेंट रखो, सिर्फ प्राइस और डिमांड को देखो। तो इन्होंने बोला सेट्रस पेरिबस, कीपिंग अदर फैक्टर कांस्टेंट। तो बच्चा बोलता है सर अदर फैक्टर्स मतलब क्या, तो भैया अदर फैक्टर ये पॉपुलेशन, अदर फैक्टर ये, अदर फैक्टर ये, इन सबको कांस्टेंट रखो और सिर्फ प्राइस को चेंज करो, रिलेशनशिप बताओ। तो कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट, सेट्रस पेरिबस, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। अब सर सवाल आता है स्टूडेंट का, सर डिमांड और क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क क्या है, ध्यान से सुनिएगा, डिमांड एंड क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क क्या है। अगर आपकी डिमांड चेंज हो रही है, बढ़ भी रही है कम भी हो रही है, बिकॉज ऑफ फैक्टर अदर देन प्राइस, प्राइस को छोड़ के और भी किसी चीज के कारण आपकी डिमांड चेंज हो रही है, तो उसको बोला जाता है डिमांड, चेंज इन डिमांड, इंक्रीज या फिर डिक्रीज। लेकिन सर अगर मान लो आपकी डिमांड चेंज हो रही है नॉट बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर बट बिकॉज ऑफ प्राइस, प्राइस के कारण चेंज होती है, तो उसको बोला जाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। चेंज इन डिमांड एंड चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड में फर्क है। क्वांटिटी वर्ड आ गया मतलब प्राइस के साथ रिलेशनशिप, इसके केस में कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन होता है। बेटा मैंने बोल दिया, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, नए लोग आए हैं फटाफट लाइक करेंगे अगर मान लो समझ में आ रहा है तो। यहाँ से लाइक के रेशियो समझ में आता है सर, मुझे लगता है अभी लेक्चर खत्म होने तक अपन कर देंगे 2.8 हो जाएगा। आपके लेक्चर से बहुत ज़्यादा उम्मीद होती है बेटा, आज मेरा चैनल मोनेटाइज कर लिया मैंने। अब मोनेटाइज किया है, जितना पैसा आएगा उसका एक सर्टन परसेंटेज से मैं यूट्यूब हैंडलर को दूंगा जो आपके लिए रोज़ नई वीडियो लेकर आएगा, और कुछ पैसा मैं डोनेशन में डालूंगा, क्योंकि सर ये पैसिव इनकम है, कभी इसका सोच के तो चलता नहीं, तो डोनेशन भी जाएगा। तो आज आपकी कृपा से हो जाएगा, सब आपकी मेहरबानी है। जितना दम आप लोगों ने दिखाया, रिसेंटली इंटर वालों ने दिखाया, ये जर्नी स्टार्ट करी थी इंटर वालों ने, उन्होंने शुरुआत करी, आप इसको कहाँ से कहाँ लेवल पे लेकर गए, और अभी कल से इंटर वाले आ रहे हैं सर, वो भी बहुत समझदार है, वो भी बहुत खतरनाक लेवल पे लेकर जाएंगे। तो बेटा मेरे को ये कहना था, सेट्रस पेरिबस, कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, क्वांटिटी डिमांडेड। बात समझ में? सर अदर फैक्टर कौन कौन से कांस्टेंट रखने, बहुत सिंपल है सर, इनकम को मतलब प्राइस को छोड़ के सभी कांस्टेंट रखो। अदर थिंग्स इक्वल, प्राइस ऑफ द रिलेटेड कमोडिटी, सर सब्सटीट्यूट गुड, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के भी प्राइस कांस्टेंट रखो। इनकम ऑफ कंज्यूमर, अब आप बोलेंगे सर आपने तो बोला प्राइस को चेंज होगा, बे प्राइस ऑफ वो वाली कमोडिटी चेंज होगा, सब्सटीट्यूट गुड और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का तो प्राइस चेंज होने देना, वो तो अदर फैक्टर है। मेरी गुड्स की डिमांड, मेरे प्राइस चेंज होने के कारण कितना अफेक्ट हो रही है, इसको बोला जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, ध्यान से सुनिएगा, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो रहा है, ये अदर फैक्टर है भैया। मेरे गुड्स का डिमांड और मेरे गुड्स का प्राइस, ये चीज का रिलेशनशिप हम ड्रॉ करते हैं। तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, सर आप बोल रहे हो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ प्राइस के केस में यूज करना, पर यहां पर तो आपने इंक्रीज डिक्रीज लिख रखा है, सर क्यों? अरे भैया प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी बोल रहा हूं, लेट्स से टी वर्सेस कॉफी, अगर टी का प्राइस बढ़ने के कारण टी की डिमांड कम हुई तो बोला जाएगा क्वांटिटी डिमांडेड। अगर कॉफी के प्राइस बढ़ने के कारण टी की डिमांड बढ़ी जाए तो इसको बोला जाता है चेंज इन डिमांड। भैया इसी गुड्स की डिमांड और इसी गुड्स के प्राइस के लिए क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज किया है। आई होप इट इज क्लियर। चलिए जी।
आइए सेट्रस पेरिबस मींस कीपिंग अदर थिंग्स कांस्टेंट देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। तो भैया सेट्रस पेरिबस कौन कौन सी चीजें सेट्रस पेरिबस में रखी है? इनकम ऑफ रिलेटेड, प्राइस ऑफ रिलेटेड कमोडिटी, इनकम ऑफ कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंस, अदर फैक्टर्स में वही पॉपुलेशन वगैरह, अदर सच फैक्टर, मतलब सारी चीजें कांस्टेंट। मेरे गुड्स का प्राइस, मेरे गुड्स की डिमांड कांस्टेंट रख के बाकी सारी चीजें चेंज करो, बाकी सारी चीजें चेंज मत करो। तो भैया इसी गुड्स का प्राइस, इसी गुड्स की डिमांड, ये लॉ ऑफ डिमांड में आता है। बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है कौन से पॉइंट में, ये वाले प्राइस। सर आपने बोला प्राइस चेंज होना चाहिए, यहाँ पे आप प्राइस को कांस्टेंट रखने की बात बोल रहे हैं, ऊपर आप बोल रहे हैं प्राइस चेंज होना चाहिए, तो हम क्वांटिटी डिमांडेड पे कितना इंपैक्ट आएगा। यहाँ पर आप प्राइस को कांस्टेंट रखने की बात कर रहे हो, तो भैया जिस गुड्स की बात कर रहे हैं उसी गुड्स की प्राइस चेंज होगी, बाकी सब कांस्टेंट रहेगा। आई होप इट्स क्लियर। फिर सर ये तो बच्चों का गेम है, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। तो भैया 1 रुपये पे 60 क्वांटिटी डिमांड, 5 रुपये पे 10 क्वांटिटी डिमांड। भैया ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब अपन इसके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। फीचर्स क्या है सर? इट इज़ डाउनवर्ड स्लोपिंग, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिवली स्लोप्ड। ये जब डाउनवर्ड स्लोपिंग मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट रहता है ना, इसी को बोला जाता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिवली स्लोप्ड। इट कैन बी अ स्ट्रेट लाइन और अ फ्री हैंड कर्व, ऐसा भी हो सकता है सर, कई बार फ्री हैंड कर्व भी हो सकता है। पढ़िए सर फीचर्स, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नेगेटिवली स्लोप, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, फ्री हैंड कर्व भी हो सकता है। तो सर ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 7 में अच्छे से समझ में आते हैं। चैप्टर नंबर 7 मतलब मार्केट एंड इट्स मीनिंग। मेरी बुक के हिसाब से मैंने 5 चैप्टर को 7 चैप्टर में तोड़ा है मैंने। आइए सर पढ़ते हैं। डिमांड कर्व इज ऑल्सो कॉल्ड एज एवरेज रेवेन्यू कर्व। जितने लोगों ने मेरे साथ पढ़ के रखा है डिटेल में, उनको ये चीज़ समझ में आएगी। सर अपन जब परफेक्ट कंपटीशन में रहते हैं या मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में रहते हैं, तो ये जो अपना कर्व बनता है इसको बोलते हैं प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू डिमांड। वहीं अगर मोनोपोली या मोनोपोलिस्टिक में रहते हैं तो इसको बोला जाता है एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू प्राइस इज इक्वल्स टू डिमांड। तो ये अपन वहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये क्या बोल रहे, डिमांड कर्व और प्राइस कर्व एक ही है, क्यों है वहाँ पे देखेंगे अपन, याद रखिएगा। और सर मार्केट डिमांड इज द लैटरल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। तो भैया मेरी डिमांड, तेरी डिमांड, सबकी डिमांड का सम टोटल करेंगे तो क्या बनता है, मार्केट डिमांड। पर सर ग्राफ में कैसा टोटल करेंगे, ग्राफ में कुछ नहीं करेंगे बेटा, अपन सबकी डिमांड लेंगे, सबकी डिमांड लेंगे और सबकी डिमांड के ग्राफ बनाएंगे और सबकी डिमांड के ग्राफ को जोड़ देंगे, लैटरल समेशन करेंगे तो अपने को मार्केट डिमांड करवा जाएगा। तो भैया सिंपल है, मैथमेटिकली भी जोड़ा जाता है और ग्राफिकली भी जोड़ा जाता है। मैथमेटिकली कार्डिनल नंबर से जोड़ा जाता है और भैया ग्राफिकली लैटरल समेशन होता है, एक दूसरे पे सुपर इंपोज करके मार्केट डिमांड कर्व बनाया जाता है। तो आप पूछेंगे मुझसे बाद में, तो मैं पहले ही बता दूं लैटरल समेशन क्या होता है। लैटरल समेशन मतलब इंडिविजुअल ग्राफ का कंपाइलेशन। ये साइंटिफिक वर्ड है लैटरल समेशन। जैसे कि अगर आप मिरर में देखते हैं तो आपकी इमेज उल्टी दिखती है, इसको इन्वर्स इमेज नहीं बोलते, इसको लैटरली इन्वर्टेड बोलते हैं। इन्वर्ट मतलब उल्टा दिख रहा हूं मैं मिरर के अंदर, पैर ऊपर सिर नीचे, इसको बोलते हैं इन्वर्ट। लेकिन मिरर में अपना लेफ्ट साइड राइट हो जाता है, राइट साइड लेफ्ट हो जाता है, मतलब क्या है सर, इसका अपन लैटरली इन्वर्ट होते हैं। तो ये लैटरल समेशन, लैटरल वर्ड वहां से आया है। आप समझिए कि इंडिविजुअल ग्राफ को जोड़ते हैं तो लैटरल समेशन हो जाता है। तो मार्केट डिमांड कर्व इज द समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। बात यहां तक क्लियर होगी बेटा आपको। फिर साहब इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ाएंगे। आज मेरा टारगेट है कि अपन एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन तक कंप्लीट करें, कल इलास्टिसिटी निमट जाएगा अपना, ठीक है, ठीक है। मेरे ख्याल से 3 लेक्चर खाएगा, ये बड़ा है चैप्टर सर, कोई बात नहीं। मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए क्वेरी सेक्शन ऑन कर रहा हूँ। आपको यहाँ तक कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछिएगा, इसके अलावा कुछ मत पूछिएगा। क्वेरी है तो पूछिएगा, नहीं तो आप आराम से शांति से बैठ सकते हैं। 1 मिनट ही दूंगा मैं आपको, क्योंकि मेरे को मैंने फीचर्स तक पढ़ा दिया है, ठीक है। अब पॉइंट नंबर डी अपने को पता चलेगा चैप्टर नंबर 7 के अंदर। पूछिए दोस्तों, डाउट पूछिए।
सर बीसीके के कौन से टीचर है सर? बीसीके के कौन से टीचर है? बीसीके तो मैं ही पढ़ाता हूँ, बीसीआर की पूजा दयारानी मैम है। सर एआरसी थोड़ा सा मैंने बोला कि वो मत पूछो, तो आप वही बोलते हो कि वही बता दो। एवरेज रेवेन्यू कर बताऊंगा ना बेटा बाद में। एवरेज रेवेन्यू कर, आपको रेवेन्यू क्या होता है जब चैप्टर ही नहीं पढ़ा है, एवरेज रेवेन्यू कैसे पढ़ाऊँ? ठीक है, मैं गिफन गुड्स बता देता हूँ। डिराइव डिमांड इस इनडायरेक्ट डिमांड नहीं बोल सकते, इनडायरेक्ट डिमांड जैसा वर्ड नहीं यूज़ करते अपन, पर ठीक है बेटा। गिफन गुड मतलब क्या है? गिफन गुड मतलब सस्ता सामान। तो भैया जनरली क्या होता है, कोई भी चीज़ की जब प्राइजेस बढ़ती है ना, ध्यान से सुनिए बेटा, गिवन गुड। सर आपने इतना बड़ा कोर्स फ्री में दिया है। फीचर ऑफ डिमांड कर्व सी पॉइंट। अरे भैया डिमांड कर्व कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है, कई बार ऐसा भी हो सकता है। तो फ्री हैंड कर्व भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। 2 पॉइंट के डन, थैंक यू सो मच। सर शूज़ और जीन्स कॉम्प्लीमेंट्री कैसे हो सकते हैं? हाँ भाई स्कैनर में गलती करी है वो, मैं जानता हूँ। स्कैनर में उन्होंने क्या बोला, शूज़ और जीन्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड। भैया कॉम्प्लीमेंट्री ही है, वो सब्सटीट्यूट लिखा है उन्होंने। शूज़ और जीन्स है कॉम्प्लीमेंट्री, उन्होंने वहाँ पे सब्सटीट्यूट लिख दिया है, वो पढ़िए। सर लैटरल समेशन मीन्स हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? बेटा सुपर इम्पोज बोलो, सुपर इम्पोज, एक के ऊपर एक चढ़ा दिए। अब ऊपर से चढ़ा है नीचे से चढ़ा है, वो तुम छोड़ो, चढ़ा दिया एक दूसरे पे। ठीक है सर, इसके अलावा बीसी का लेक्चर वही अपना 9:30 से 10:30, 11:45 से क्विज है। सर बीसी का लेक्चर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट सरप्राइज, रुको ना अभी तो सोचा भी नहीं। आई हैव अ डाउट, इफ इनकम इंक्रीजेस नेसेसिटी गुड चेंज is less than income increase, but sir if income decreases necessity goods increases in greater। नहीं रे बेटा, नेसेसिटीज उतनी ही रहती है लगभग नेसेसिटीज ज़्यादा बदलती नहीं सर, ज़रूरतें ज़्यादा बदलती नहीं है सर। 1+ वेबलेन गुड, 1+ वेबलेन गुड हो सकता है ना दूसरों को देख के, या फिर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो तुम्हारी खरीदने की इच्छा। अगर कोई चीज़ का प्राइस बढ़ रहा है तुम्हारी खरीदने की इच्छा है तो भैया वेबलेन। सर डिमांड कर्व क्या एक्स एक्सिस को टच कर सकता है? एक्स एक्सिस को टच करना बहुत मुश्किल है उसका। एक्स एक्सिस को इतनी जल्दी टच नहीं करेगा, वो इन्फिनिटी पे जाके टच करेगा। मतलब एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखना। एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब क्या हो गया, ले उसने ऐसे टच कर दिया तो जीरो प्राइस पे क्या सिर्फ 60 कमोडिटी जाएगी? नहीं साहब, जीरो प्राइस पे तो इनफाइनाइट जाएगी, तो वो इन्फिनिटी पे जाके जीरो को टच करेगा। सर प्लस भैया सही है, हाँ ना, वो सर प्लस भैया सही हो गया। हर्षिता चैप्टर 1 और 2, हर्षिता चैप्टर @विराट। अच्छा जी, मेरे से किसी एक बच्चे ने बीच में मेरे से काय की डाउट पूछी थी, उसने मुझसे गिफन गुड्स की शायद पूछी थी, हाँ ना सर भैया सही है। यस, चलिए मैं बंद कर रहा हूँ, चैट बंद कर रहा हूँ और मैं एक का आंसर दे देता हूँ, अभी गिफन गुड का आंसर दे देता हूँ, ठीक है। 9:15 बजे, सॉरी 9 बजे से लेकर 9:20 तक मैं आपसे बात करूंगा अदर बातें। सर आपके मैराथन का वीडियो नहीं मिल रहा, आज मिल जाएगा जितेश आज मिल जाएगा। चलिए जी, एक सवाल आया है मुझसे कि सर गिफन गुड्स वापस से बता दो। गिफन गुड्स मतलब ऐसे गुड्स जो सस्ते हैं और उसका कोई सब्सटीट्यूट नहीं है साहब। जिसने भी पूछा, लेट से तुम 2 कमोडिटी कंज्यूम करते हो, तुम महीने के दिन के 100 रुपये कमाते हो, दिन के 100 रुपये कमाते हो, ठीक है, दिहाड़ी पे काम करते हो तुम, और तुम बोलोगे सर हम इतने गए गुजरे नहीं, दिहाड़ी पे काम करेंगे। बेटा तुम्हारा स्टाइपेंड कितना है? 3000 रुपये स्टाइपेंड जब रहेगा तो 100 रुपये से भी कम आता है कई बार, तो हाथ में कट पिट के छुट्टियाँ कटती है वो अलग। फिर सर समझो 100 रुपये कमाते हो, आप रोटी खाते हो या तो सर चिकन खाते हो, ठीक है। अब कई लोग छीची बाबा ये वो चीज़ें मत करना, खाते हैं लोग, उसमें क्या है सर, ये मस्त चिकन अंगारा है। अब मेरे से मेरा मत पूछना चिकन खाते हो, आप खाते हो नहीं खाते हो, मैं नहीं खाता, पर ठीक है, कुछ जो खाता है तो नॉर्मल सी चीज़ है भाई, खाने का आइटम है। तो भैया रोटी या चिकन अंगारा, चिकन अंगारा आता है 80 रुपये का और रोटी आती है 5 रुपये की। तो भैया मेरे को एक बात बता, तेरी इनकम, तेरे बॉस ने तेरा स्टाइपेंड काट के बोल दिया, बोले तू कामचोर है, काम नहीं करता, 80 रुपये कर दिया, तो तू क्या सारा का सारा पैसा चिकन अंगारा पे लगा देगा? नहीं साहब, रोटी पे लगाएगा। अब सडनली क्या हुआ, रोटी की डिमांड बढ़ गई, रोटी 10 रुपये की हो गई, तो अब क्या तू भूखा रहेगा? नहीं, रोटी ही खाएगा। क्या तू चिकन अंगारा पे जा पाएगा? नहीं सर, वो तो औकात के बाहर ही जा रहा है। कहने का मतलब है सर कि ये इन्फीरियर गुड्स है, सस्ता आइटम है। लेट्स से उन्होंने एग्जाम्पल में बाजरा दिया है, तो भैया ये सस्ता आइटम है, इसका कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं, तो इसका प्राइस भी बढ़ता है तो भी आपको कंज्यूम करना पड़ता है। क्यों सर? क्योंकि दूसरी कमोडिटी तो बिल्कुल औकार के बाहर ही हो गई अपने। अरे समझा क्या रे?
सर मत खाओ चिकन वगैरह, आजकल एक और डिसीज़ फैली हुई है। चलिए मैंने बता दिया है आपको सारे कॉन्सेप्ट। एवरेज रेवेन्यू पर बेटा तुम लोगों की वही प्रॉब्लम है, बोलता हूँ ना वो आ गया, वो इलेक्ट्रिक का सॉकेट है उसमें उंगली मत डालो, तो वहीं डालते हो सर, थोड़ा शॉर्ट में बता दो, आएगा ना आगे पूरा, मैंने कोई चैप्टर छोड़ा है क्या। आइए सर, रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। सर हमें ये चीज़ तो समझती है, क्या चीज़ समझती है सर, हमको तो बहुत चीज़ें समझती है। आप कौन सी चीज़ की बात कर रहे हो, प्राइस कम डिमांड ज़्यादा, प्राइस ज़्यादा डिमांड कर, सर समझता है, पर होता क्यों है, बैकएंड में लॉजिक क्या चल रहा है। सर आप क्विज ले रहे हो लेकिन उसके पीछे कंप्यूटर कितना काम करता है, इसका मतलब क्या है सर, लॉ ऑफ डिमांड समझा, समझेला है सर मेरे को, लेकिन इसके पीछे लॉजिक क्या है सर, लॉजिक बताओ। तो लॉजिक सुनिए सर, सबसे पहला लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, ये बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, बहुत भारी कॉन्सेप्ट है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अपन ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है सर, अपन ने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा है, पर इतना अच्छा इंटरप्रिटेशन तुमको कोई नहीं देगा। मुझे बताओ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ एडिशनल कमोडिटी डिक्रीजेस। तो सर धीरे धीरे कंजम्पशन कम होता है, पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है, व्हेन प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी। यानी सर कंज्यूमर 40 रुपए की उसको सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, 40 रुपए प्राइस है, यहाँ पे कंजम्पशन रोक देगा, इससे ज्यादा कंज्यूम नहीं करेगा। तो मेरे को बताओ अगर 40 रुपए प्राइस है और 40 रुपए मार्जिनल यूटिलिटी उसको अचीव कर ली, तो कितनी कमोडिटी कंज्यूम कर पाए सर, तुम टोटल में 3 कमोडिटी कंज्यूम कर पाए। अरे हाँ है ना, हाँ सर। अब एक काम करो, इस कमोडिटी का ना, इस कमोडिटी का प्राइस ना 30 रुपीज कर दो सर। अब तुम्हारा इक्विलिब्रियम कहां अचीव होगा सर, तुम्हारा इक्विलिब्रियम अब यहां अचीव होगा। अब ये नए इक्विलिब्रियम पे तुमने 4 कमोडिटी बाय करे, यानी कि जैसे ही प्राइस कम हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, जैसे ही प्राइस कम हो जाता है इक्विलिब्रियम नए लेवल पे अचीव होता है, और तुम्हें क्या दिक्कत आता है, अरे प्राइस कम होने के कारण पहले मैं 3 क्वांटिटी डिमांड करता था, अब 4 क्वांटिटी डिमांड करेगा। सर पीछे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वर्क कर रहा है सर। फिर हमें यह भी पता है अगर प्राइस बढ़ जाता है तो डिमांड कम हो जाती है। लेट्स से प्राइस हो गया है 50, सर नया इक्विलिब्रियम कहां पर आया सर, नया इक्विलिब्रियम यहां पर आया, इस इक्विलिब्रियम पे कितनी क्वांटिटी, तो भैया प्राइस बढ़ा, नया इक्विलिब्रियम आया, प्राइस कम, नया इक्विलिब्रियम ज्यादा प्यारा है। तो लॉ ऑफ डिमांड के पीछे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी थी सर। जितनी बार प्राइस चेंज होता है नया इक्विलिब्रियम लेवल अचीव होता है हमारे माइंड में, हमारे माइंड में हम इक्विलिब्रियम लेवल अचीव कर रहे थे, हमको पता भी नहीं चलता। तो भैया प्राइस कम किया, इक्विलिब्रियम यहां पे अचीव हो रहा था, ज्यादा क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस कम, सॉरी प्राइस ज्यादा, इक्विलिब्रियम लोअर क्वांटिटी पे अचीव हो रहा है। डन साहब। तो भैया पहला रीजन समझ लिया अपन ने। तो सर लॉ ऑफ डिमांड क्यों वर्क करता है, पूछा गया लॉ ऑफ डिमांड क्यों वर्क करता है, क्योंकि भैया लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी चल रहा है, भैया बोला इस बार। दूसरा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के कारण भी लॉ ऑफ डिमांड चलता है सर। कैसे सर, लेट्स से दिस इज टी, हाँ, एंड सर दिस इज कॉफी, ठीक है, दोनों को पी के तुम्हें सेम सेटिस्फेक्शन मिलता है, 10-10 रुपए के आते हैं, कार्डिनल अप्रोच के हिसाब से 10-10 रुपए का सेटिस्फेक्शन मिलता है। सर सडनली क्या हो गया, तो ध्यान देना सर, ये कमोडिटी 20 रुपए की हो गई सर, इसका तो प्राइस चेंज किया ही नहीं मैंने, पर बंदे क्या करेंगे, जो लोग कॉफी पीते थे वो कॉफी को सब्सटीट्यूट कर देंगे टी से, और वो टी का कंजम्पशन चालू कर देंगे। इसका मतलब है कई बार सडनली मेरी डिमांड इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि मेरे गुड को मैंने प्राइस चेंज नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, चेंज किया, रिलेटिवली सस्ता हो गया। कई बार ऐसा भी हो जाता है, इसने 5 रुपए का कर दिया, तो मैंने तो भाई प्राइस चेंज नहीं करा, मैंने तो नया इक्विलिब्रियम अचीव करने को नहीं लगाया उसको, पर सर क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो गया, सडनली सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस चेंज हो गया। मेरा गुड्स उतना ही प्राइस का था, पर वो इसके कंपैरिजन में रिलेटिवली कॉस्टली हो गया। मैं बोल रहा हूं कि मैंने तो कॉस्टली किया ही नहीं, पर वो बोल रहे रिलेटिवली कॉस्टली हो गया, यानी उसके कंपैरिजन में कॉस्टली या सस्ता। तो सर 2 रीजन समझे, पहला मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशिंग, और दूसरा वाला है आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सर तीसरा वाला है इनकम, तीसरा वाला इनकम तो बहुत समझ में आएगा। सर आपकी इनकम थी 100 रुपए, ठीक है, आप 10 रुपए की 10 रोटी परचेज कर सकते थे, बराबर है कि 10 रुपए की 10 रोटी परचेज कर सकते थे। सर सडनली क्या हो गया, आपकी इनकम 100 ही थी, नहीं, आपकी इनकम सडनली क्या हो गया सर, बढ़ गई 200। तो सर अब आप 10 रुपए की 20 रोटी परचेज कर सकते हो। इन शॉर्ट इनकम बढ़ने से आपकी परचेसिंग पावर बढ़ जाती है। पहले आप कम कमोडिटी बाय करते थे, अब आप ज्यादा कमोडिटी बाय कर पाओगे। अराइवल ऑफ न्यू कंज्यूमर, सर नए लोग पैदा हो गए, नए लोग मार्केट में आ गए, सडनली आप लोग कॉमर्स में आ गए, कॉमर्स में आने से नया कस्टमर आया मार्केट के अंदर, कैलकुलेटर की डिमांड बढ़ गई, तो नए कस्टमर के आने के कारण भी होता है, और डिफरेंट यूजर।
अगर एक कमोडिटी के मल्टीपल यूजेस हो रहे हैं वर्सेस एक कमोडिटी के सिंगुलर यूजेस हो रहे हैं, तो सर कमोडिटी के यूजेस बढ़ते जाते हैं, कमोडिटी के यूजेस बढ़ते जाते हैं, डिमांड बढ़ती जाती है। फॉर एग्जांपल मोबाइल को एज अ अलार्म भी यूज़ करते हो, मोबाइल को एज अ कंप्यूटर भी यूज़ करते हो मेल भेजने के लिए, मोबाइल को एज अ मैसेंजर भी यूज़ करते हो, मोबाइल को एज अ कॉल करने के लिए भी यूज़ करते हो, तो डिफरेंट यूजेस बढ़ते हैं, डिमांड बढ़ती है। अभी इस चीज़ के अंदर मैंने और एक नया फीचर डाल दिया कि होलोग्राफिक इमेज आएगी, सामने तुम्हारे इंसान प्रकट होगा। अगर मान लो कितनी मस्त टेक्नोलॉजी आ जाए, इसके अंदर से एक रेज निकलेगी और उसके अंदर आदित्य सर प्रकट होकर आएंगे तुम्हारे सामने, कितना मस्त लगेगा पढ़ाना। तो नया यूजेस आते हैं, डिमांड बढ़ती है। 4 रीजन है सर लॉ ऑफ डिमांड के पीछे। कौन कौन से रीजन? मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिशेस, दूसरा सब्सटीट्यूशन, तीसरा इनकम, चौथा डिफरेंट। हाँ जी, यहाँ तक आई गेस किसी को कोई डाउट नहीं होगा। हाय सर, आपके मैराथन का वीडियो नहीं मिल रहा। अच्छा जितेश, डल जाएगा बेटा। मैं लास्ट पॉइंट कवर करना चाहता हूँ, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड, सर लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है? सेट्रस पेरिबस, सर कीपिंग अदर थिंग कांस्टेंट देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो सर देयर एग्जिस्ट अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। सर एक बढ़ेगा दूसरा कम, दूसरा बढ़ेगा पहला वाला कम। पर सर इसके कुछ एक्सेप्शन आते हैं। पहला आता है कॉन्स्पिशियस गुड। जनरली मैं तुम्हें बता दूं, एक्सेप्शंस पे सबसे ज्यादा एमसीक्यूज बनते हैं, ये चीज याद रखिएगा। एक्सेप्शन पे सबसे ज्यादा एमसीक्यू, सर एक्सेप्शन पे सबसे ज्यादा एमसीक्यू बनते हैं। आइए सर एक्सेप्शन देखते हैं। पहला एक्सेप्शन क्या है? कॉन्स्पिशियस गुड। सर वही कॉन्स्पिशियस गुड, वेबलेन गुड, देखो यहाँ पे नाम लिखे, कॉन्स्पिशियस गुड्स, प्रेस्टिजियस गुड, स्नॉब गुड नहीं, स्नॉब अपील, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन, वेबलेन इफेक्ट, प्रेस्टीज गुड्स इफेक्ट। इसका मतलब क्या है? सर डायमंड एग्जांपल ले लो। सर डायमंड का प्राइस बढ़ता है, लोग ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा परचेस करते हैं। डायमंड का प्राइस कम, लोग कम परचेस करते हैं। तो ये तो बिल्कुल, डायमंड का प्राइस ज़्यादा, ज़्यादा परचेस, डायमंड का प्राइस कम, कम परचेस, यानी कि क्या करते हैं? तो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाते हैं। लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है देयर एग्जिस्ट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। पर सर ये लोग तो लॉ तोड़ रहे हैं, इसलिए एक्सेप्शन में जा रहे हैं। तो कॉन्स्पिशियस गुड बोलो, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी बोलो, स्नॉब अपील बोलो, वेबलेन इफेक्ट बोलो, सर ऐसे केस में आप लोगों का लॉ ऑफ डिमांड वर्क नहीं करता। दूसरा गीफन गुड देख लिया बेटा। गीफन गुड में गीफन गुड का प्राइस बढ़ रहा है। गीफन गुड्स का अभी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया, प्राइस बढ़ रहा है तो भी डिमांड बढ़ रही है। क्यों साहब? कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। इंफीरियर गुड्स का देख लो सर, inferior goods का, inferior goods with no close substitute easily available and which occupy a substantial place in consumer budget is called as giffen good। तो याद रखिएगा सर वो inferior goods है, उसका कोई close substitute नहीं। तो giffen goods भी विचित्र जा रहा है, क्योंकि giffen goods के केस में क्या हो रहा है? प्राइस बढ़ रहा है उसका, तो भी तुम्हारे पास उसकी जगह कोई और गुड्स लेने की औकात है नहीं। मीट तो भैया, चिकन अंगारा तो तुम्हारे बिल्कुल बजट के बाहर है। तो ऐसे समय क्या भैया, ये जो गिफन गुड्स हैं, यानी कि एकदम हाई प्राइस वाले गुड्स और एकदम लो प्राइस वाले गुड्स सर एक्सेप्शन दिखाते हैं। जनरली ऐसा ही होता है सर, हाई प्राइस और लोअर प्राइस एक्सेप्शन दिखाते हैं। सर अमीर को फर्क पड़ता नहीं, गरीब को फर्क परवड़ता नहीं। जो कुछ करता है मिडिल क्लास करता है, और मिडिल क्लास पीसता है यानी पिस जाता है, क्रश हो जाता है। सर ये चीज़ याद रखना, अमीर को फर्क पड़ता नहीं, गरीब को फर्क परवड़ता नहीं। परवड़ता यानी अफोर्ड नहीं कर सकता, कि भाई मार्केट में कुछ हो रहा है, वो कुछ भी नहीं कर सकता उस चीज़ का। और सर इस चीज़ में सबसे ज़्यादा फर्क किसको पड़ता है? अपन जैसे लोगों को, मिडिल क्लास है सर अपन, ठीक है, वी आर मिडिल क्लास पीपल सर, हमें सबसे ज़्यादा फर्क पड़ता है सर। तो कॉन्स्पिशियस गुड, सबसे अमीरों का वो एक्सेप्शन, सर एकदम गरीब हो गए तो वो एक्सेप्शन। कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, द डिमांड फॉर सर्टन गुड इज अफेक्टेड बाय डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट ऑफ द कंजम्पशन पैटर्न ऑफ सोशल ग्रुप विच इट बिलोंग्स टू। सर आप एक क्लास में जा रहे हो, ठीक है, उस क्लास के अंदर हर कोई मस्त वो एग्जाम राइटिंग पैड बचपन में लेकर आता था, अच्छा कंपास लेकर आता था, बहुत सारी चीज़ें लेकर आता था। तो भैया अब वो गुड्स का प्राइस बढ़ भी रहा है तो आपके पप्पा को वो खरीद के देनी पड़ती थी वो चीज़। आपको याद है वो एक टाइम पे ड्रीम हुआ करता था स्टूडेंट का, वो एक बटन वाला कंपास बॉक्स आता था, उस पर आप प्रेस करो तो ऐसे इरेजर निकल रहा है, यहाँ से ये निकल रहा है, फिर बीच में ऐसा रोटेट होने वाला कंपास बॉक्स भी आता था। तो सर वो सारी चीज़ें क्या थी? वो सारी चीज़ें आप लोगों की डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट था, दूसरों को देखकर आपकी खरीदने का मन करता था, तो उस कमोडिटी का मार्केट में प्राइस बढ़ता भी था ना, तो भी डिमांड बढ़ रही थी सर, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट। तो कॉन्स्पिशियस गुड्स, कॉन्स्पिशियस नेसेसिटीज, ये एक्सेप्शन है। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइसेस, सर बहुत सिंपल सी चीज़ है, कांदा आज 100 रुपये किलो चल रहा है, 100 बहुत ज़्यादा बोल दिया, 50 रुपये किलो चल रहा है, कल करके इसका प्राइस 100 रुपये होने वाला है, ये आपको पहले ही पता चल रहा है। तो आगे जाके अगले दिन 60 हो गया, अगले दिन 70 हो गया, तो भैया आज चल रहा है प्राइस 50, कल 60 हो रहा है, फिर 70 हो रहा है, तो आप क्या करोगे? तुरंत परचेस कर लोगे। तो देखो प्राइस कम था तब परचेस नहीं किया, प्राइस ज्यादा था तब परचेस कर लिया। क्यों? क्योंकि तुम्हें लग रहा है आगे जाके और प्राइस बढ़ेगा। सर सिमिलरली स्टॉक मार्केट में देखो एक कॉन्सेप्ट होता है कि भैया अगर मान लो आज शेयर का प्राइस 100 चल रहा है,
ठीक है, 2 दिन पहले 100 का चल रहा है, ठीक है, कल वो 90 हो गया, आज वो 80 हो गया, तो आप क्या देखते हो, भैया ये तो प्राइस कम होते जा रहा है, आगे और जाके कम होगा, आगे जाके और नुकसान होगा, तो आप क्या करते हो, प्राइस कम हो रहा है तो भी बेच देते हो, डिमांड नहीं क्रिएट करते, सप्लाई देना चालू कर देते हो सर। उसी तरीके से लेट से प्राइस 3 दिन पहले 100 था, 110 हुआ, 120 हुआ, 130 हुआ, तो बेटा प्राइस बढ़ रहा है तो भी तुम यहां पे परचेस कर लोगे, तुम बोलोगे आगे जाके और बढ़ेगा, तो फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, तो प्राइस बढ़ रहा है फिर भी डिमांड बढ़ रही है शेयर्स की, तो ये एक्सेप्शन हुआ ना, एक्सेप्शन टू लॉ ऑफ डिमांड। इररेशनल कंज्यूमर, सर बावला कंज्यूमर, सर बावले लोग हमेशा एक्सेप्शन में आते हैं, इसलिए इनको अजम्पशंस में लिख देते हैं। बहुत भारी लाइन बोली सर, ये हमेशा एक्सेप्शन में आते हैं इसलिए इनको अजम्पशन में लिख दिया जाता है कि कंज्यूमर बावला नहीं है, पर बावला कंज्यूमर इज एक्सेप्शनल। वो बोल रहा है कि भैया मेरे को तो पिंक कलर की ही गाड़ी चाहिए, लड़की बोल रही है नहीं मैं पिंक कलर की गाड़ी के लिए 1 लाख रुपए भी ज्यादा देने के लिए रेडी है, तो भैया लड़के बोल रहे हैं ब्लैक कलर की गाड़ी के लिए 2 लाख क्या जायदाद गिरवी रख दूंगा, तो भैया इररेशनल कंज्यूमर। डिमांड फॉर नेसेसिटी, सर नेसेसिटीज के केस में डिमांड प्राइस बढ़ता भी है ना तो भी डिमांड कम नहीं होती, तो सर लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते, वो याद रखिएगा सर, लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं करते, नेसेसिटीज लगभग कांस्टेंट रहती है, तुम्हारा प्राइस कितना भी बढ़ने दो डिमांड पे इंपैक्ट नहीं आता है। इग्नोरेंट कंज्यूमर यानी कि जिसको मार्केट के रेट का पता ही नहीं है, ठीक है, मार्केट में एक्चुअली प्राइस गिर रहा है, तुझे लग रहा है प्राइस बढ़ रहा है, इग्नोरेंट कंज्यूमर। एंड स्पेक्युलेटिव गुड्स, स्पेक्युलेटिव गुड्स के लिए जो शेयर्स का एग्जांपल लिया ना, वापस मत पूछना, स्पेक्युलेटिव गुड्स यानी शेयर का प्राइस, फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है इसलिए तुम हायर प्राइस पे भी बाय करने को रेडी हो, फ्यूचर में प्राइस गिरने वाला है इसलिए तुम प्राइस कम होने के बावजूद भी सेल करते हो, डिमांड क्रिएट करते हो, तो सर ये एक्सेप्शन है। कौन कौन से एक्सेप्शन है सर, अमीर को फर्क पड़ता नहीं, गरीब को फर्क पड़ता नहीं, इसका मतलब है सर कॉन्स्पिशियस नेसेसिटी, कॉन्स्पिशियस कंजम्पशन यानी डेमोन्स्ट्रेशन, वो भी सारे इसके बाहर गया, और सर वेबलेन इफेक्ट भी इसके बाहर गया। फिर सर फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस, यानी फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा इसलिए आज तुम हायर रेट पे भी लेने के लिए रेडी हो जाते हो। इरेशनल एंड इग्नोरेंट कंज्यूमर, एक बावला कंज्यूमर और एक नादान कंज्यूमर जिसको पता नहीं है, डिमांड फॉर नेसेसिटीज चेंज होता नहीं, एंड स्पेकुलेटिव गुड्स। कल आपको इंक्रीज डिक्रीज कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन समझा दूंगा, इलास्टिसिटी लपक के अपन 5 मेथड कंप्लीट करेंगे, परसों तक ये चैप्टर कंप्लीट करेंगे। मेरे को इसके अंदर ना एक पार्ट डिटेल में पढ़ाना है, कौन सा, डिमांड फोरकास्टिंग, अच्छे से पढ़ाना है। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, आज के लिए इतना ही। अभी मैं आपकी क्वेरीज लूंगा। बेटा अब मैं 9:20 तक हूँ आपके साथ, 9:20 तक हूँ, आप आपकी क्वेरीज बता सकते हैं।